ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करें तो स्टूडेंट्स के मन के सवाल और हमारे जवाब इन वीडियोस के ज़रिए। तो आज बात करें स्टूडेंट्स को हम आज की वीडियो के ज़रिए ज़रूर बताएंगे कि कैसे फ़ंड्स के हिसाब से उन्हें यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी चाहिए और आखिर ये फंडा है क्या। फ़ंड्स को देखें, कोर्सेज़ को देखें, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ हरजोत कौर और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड के चंडीगढ़ ब्रांच हेड अनीता भंडराल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी। थैंक यू सो मच मैम। तो अनीता जी, आज का जो सवाल है आप समझ ही चुकी हैं और यही सवाल स्टूडेंट्स के मन में लगातार है। तो आप जैसे कि हमेशा ही स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से गाइड करते हैं, तो आज ये ज़रूर बताइए क्या फंड्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस हिसाब से, किन किन बातों का ध्यान रखते सिलेक्शन करनी चाहिए। जी मैम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट को इस चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेनली जब स्टूडेंट ऑफिस में आते हैं या फिर कभी भी किसी भी स्टूडेंट से बात होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो सबसे पहले उनका ये कि हमारी क्या प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल है, इफ़ एलिजिबल है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है। और वहीं पे ही बहुत सारे काउंसलर्स और मे भी बहुत सारे कंसल्टेंट ये गलती कर देते हैं कि वो सिर्फ एकेडमिक डॉक्यूमेंट देखते हैं कि ओके स्टूडेंट इज मीटिंग द एकेडमिकली रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल मे बी प्रोफाइल ऐसी हो कि स्टूडेंट इज स्कोरिंग 90%, 7 बैंड 12th पास आउट स्टूडेंट, और अगर मैं इस प्रोफाइल की बात बता रही हूँ 90% 7.5 बैंड जो जिस स्टूडेंट के होंगे वो मेजरली हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होगा। सो उस टाइम पे स्टूडेंट से पूछा जाएगा कौन से कोर्स में जाना है, क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास किस तरह की फंडिंग है, बिकॉज मेन जो चीज़ है फंडिंग ही है। अब होता यही है कि जब स्टूडेंट आता है एकेडमिकली मीट कर लेता है, एप्लीकेशन अप्लाई करी, ऑफर लेटर आई 24 आवर्स में, एंड यूनिवर्सिटी विल इशू द कंडीशनल ऑफर लेटर, और वो उसके बाद आपको बोलते हैं आप जीएस के जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कराओ। देन वो देखते हैं कि ओके इस यूनिवर्सिटी के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको ये इस तरह की फंडिंग लेंगे और ये वाली यूनिवर्सिटी इस तरह की फंडिंग नहीं लेंगे। अब वो इस तरह की फंडिंग क्या है इसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। फंडिंग जो मेनली हमारे पंजाब एंड हरियाणा के पेरेंट्स के पास फंडिंग होती है वो होती है, सबसे पहले आती है आपकी सैलरीड इनकम, यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं और उनको सैलरी आती है एंड वो आईटीआर फिल करते हैं, तो दिस इज द सैलरीड इनकम। और उनका जो है वो फॉर्म 16 भी आता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ फंडिंग, दैट काइंड ऑफ इनकम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद आती है यहाँ पे कि कुछ पेरेंट्स का है कि जी हमारी तो जो इनकम है वो बिजनेस इनकम है, यानी कि हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं और हमारी जो इनकम है वो बिजनेस के थ्रू आती है। अब बिजनेस इनकम में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज अगर मैं बात करूं ट्राई सिटी की बात करूं या बड़े बड़े शहरों की बात करूं तो वहां पे तो क्या है कि प्रॉपर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है मेजरली। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि बिजनेस चला रहे हैं, लेट सपोज बिजनेस में आपकी शॉप है जो कि जहाँ पे किसी गाँव में है आपकी शॉप, और जहाँ पे अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने एमएसएमई भी नहीं लिया है, रिसेंट सारा सब कुछ चल रहा था, गूगल पे से ट्रांजैक्शन होती है, ऑल दैट्स इट, इसके अलावा आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। सो ऐसे केसेस में भी क्या है, ऐसे केसेस कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिजनेस इनकम है, फिर नेचर ऑफ बिजनेस की किस चीज़ का बिजनेस है। अब उन बिजनेस में भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, मान लो पेरेंट्स की एक शॉप है, किसी की बुटीक है, किसी का टेलरिंग का काम है, किसी के पास कोई कंपनी को रन कर रहा है, कोई किसी की फैक्ट्री है, इस तरह के देयर आर एन नंबर ऑफ द बिजनेस। और ये सारे के सारे बिजनेस के हम फिर डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि आपके जो बिजनेस के जो आप बता रहे हो कि ये बिजनेस है, इनके क्या क्या डॉक्यूमेंट है। और इन डॉक्यूमेंट्स को देखने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम और यूनिवर्सिटी देखती हैं, सबसे पहले है आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि क्या आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाया है। अगर तो करवाया है वेल एंड गुड टू गो, बट अगर नहीं करवाया है तो क्या आपने एमएसएमई सर्टिफिकेट है आपके पास। तो अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ये कहती है कि हमें एमएसएमई सर्टिफिकेट है वो हमें 6 महीने या 1 साल पुराना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बिल्कुल नया होता है, वो अगेन वी कैन डिस्कस सच केसेस, वो केस ऑन केस डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है।
अब जो ये बिजनेस के सर्टिफिकेट है उसके बाद आता है इनके पीछे आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दिखाने हैं। इनके पीछे जो डॉक्यूमेंट होती है वो मेजरली ITR ही होती है। ITR कितने की ITR भरी है प्लस इसकी कंपटीशन, यानी कि उस ITR की कंपटीशन में क्या क्या लिखा है, कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। मेजरली सारे के सारे जो बिजनेस है वो एक्सेप्टेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बुटीक इनकम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं एक्सेप्ट करती है, तो अगर आप खाली बुटीक इनकम दिखा रहे हो उसका एक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप दिखा रहे हो कि डेयरी फार्मिंग है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डेयरी फार्मिंग नहीं एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटी हु आर एक्सेप्टिंग द सेम, कम ही होंगी वो। उसके बाद ये या फिर अगर आपके बिजनेस हैं लेकिन आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है अकाउंट में, आपका पूरा जो लेन देन है पैसों का वो कैश में चलता है, उस टाइम पे आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि पैसा कितना आता है, कितनी प्रॉफिट होती है, आप जस्टिफाई नहीं करोगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि पैसा बिल्कुल लेन देन जो है आपका वो कैश में चल रहा है, तो उसको रोक के आप अकाउंट में लेना शुरू करें, सो दैट यू कैन शो, यू कैन फिल योर ITR एंड यू कैन एक्सप्लेन टू द यूनिवर्सिटी कि हमारा इस तरह का बिजनेस है। तो ये तो है बिजनेस के जो स्टूडेंट्स हैं जिन पेरेंट्स के पास बिजनेस है उनकी बात हुई। उसके बाद आती है थर्ड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एग्रीकल्चर इनकम। हमारा जो इंडिया है 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनकी मेन जो सोर्स होता है वो एग्रीकल्चर होता है। और अगर मैं पंजाब एंड हरियाणा की बात करूं तो आई वुड से 80% स्टूडेंट्स जो होंगे वो एग्रीकल्चर बिजनेस के साथ ही एक्सेप्टेबल होंगे। अब इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझें। एग्रीकल्चर में क्या है, 3 सिनेरियो हम लेके चलते हैं। नंबर 1, पेरेंट्स की सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, बाकी और कुछ भी नहीं है, तो आपको यूनिवर्सिटी ऐसी चूज करनी है जो कि 100% एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट करें। नो मैटर आपने जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और जितने मर्जी % आपके मार्क्स हो, लेकिन अगर आपने उस यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर ले लिया जो कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं एक्सेप्ट करती, तो आपका वो ऑफर लेटर जो है वो वेस्ट है। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले ही बताएं अपनी इनकम की कि मेरी फैमिली का ये सोर्स ऑफ इनकम है, क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां फुल्ली एक्सेप्ट कर लेती है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको दिखाना क्या होगा एग्रीकल्चर इनकम की सपोर्टिंग में, आपको J फॉर्म दिखाने होंगे, तहसीलदार सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो कि वेरीफाइबल होना चाहिए। दूसरा, अब दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हमारे पेरेंट्स की जॉब भी है, मतलब पापा जॉब भी करते हैं लेकिन साथ में हमारा एग्रीकल्चर का भी काम है, ठीक है। तो अगर जॉब से 7 से 8 लाख इनकम है, बाकी की एग्रीकल्चर है, तो देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि बोलते हैं 30 to 40% हम एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बाकी जो है वो आपके पास सैलरीड होना चाहिए। अब तीसरा सिनेरियो ये आता है, हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम है और डेयरी फार्मिंग है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ यूनिवर्सिटी की बिल्कुल क्लियरली नो होती है एग्रीकल्चर इनकम और डेयरी फार्मिंग की इनकम की, लेकिन वहां पे भी आप पूछ सकते हैं, बिकॉज वी हैव एज एन स्टडी स्क्वायर वी हैव सम यूनिवर्सिटीज जो कि ये दोनों टाइप की ही इनकम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से भी आते हैं कि वो कहते हैं कि पापा की तो जॉब है लेकिन मम्मी का बुटीक है। सो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, क्योंकि बुटीक इनकम को मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज मना करते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में आप ये कर सकते हैं कि आप स्पॉन्सरशिप हमेशा ऐड कर सकते हैं। जो स्पॉन्सर्स होंगे वो कौन कौन होंगे वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, मेजरली 3 स्पॉन्सर्स को ऐड किया जाता है। सो इस तरह से रहेगा। बाकी फिर भी अगर आपकी फर्दर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू इनकम, रिलेटेड टू फंडिंग, आप हमेशा कॉल कर सकते हैं ऑन अबाउ गिवन नंबर एंड बिल्कुल स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी एंड डिस्कस योर केस अकॉर्डिंगली। तो आई होप स्टूडेंट्स को पूरी क्लैरिटी जरूर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो फटाफट से जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले इस पर आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट साथ में जरूर लेकर आइएगा ताकि उनकी असेसमेंट की जाए और उसी के हिसाब से आपको आगे का पूरा प्रोसीजर बताया जा सके। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।